नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। इधर मोदी का मुसलमान दोस्त आया और उधर मालदीव में अब सरकार ही गिर जाएगी क्या, आज इसका चैप्टर है। चीन के सामने गिड़गिड़ाते मालदीव को अब क्या सिर्फ मोदी बचा सकते हैं। सबसे पहले भारत की इस ताकत की बात होगी। इसके बाद यूपी में अखिलेश राहुल अगर सब मिल भी जाएं तो भी मोदी की कितनी सीटें पक्की हैं, आज इसके बारे में आपको नंबर गेम समझाऊंगा। इंडी गठबंधन यूपी में किसको कितनी सीट मिलना तय हुआ है यह भी बताऊंगा। फिर बात होगी कि केजरीवाल के शीश महल की नाली में क्या 29 करोड़ रुपए बह गए। यूपी में टोटी निकाली गई थी चुनाव के बाद, छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद एसी ही गायब हो गए क्या। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और राम मंदिर को लेकर क्या बड़ा ऐलान किया है, आज इसका चैप्टर भी है। साथ ही स्वर्ण द्वार, 5 किलो की अखंड ज्योत, 7 किलो हलवा, राम मंदिर की भव्य तैयारियों का नया चैप्टर भी लाया हूं। और अयोध्या की वो शहीद गली भी आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर, उसके बारे में जानकर आपका कलेजा फट पड़ेगा। और एक और ऐसी खबर है जो आपको रुला देगी। करोड़पति मां ने अपने 4 साल के बच्चे को मारकर बैग में क्यों पैक किया, आज यह खबर भी सुनकर देश सन्न रह गया। इसकी डिटेल भी बताऊंगा। और आखिर में अनसुना किस्सा, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये जो आप नारा सुनते हैं, ये नारा एक छात्र ने दिया था। कौन था वो छात्र, किसने दिया था नारा, कैसे बना था ये नारा, आज इसका अनसुना किस्सा भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके सांसद बेटी मीसा भारती का नाम भी शामिल किया है। इसके अलावा लालू यादव की एक और बेटी हेमा यादव का नाम भी चार्जशीट में है। इस केस में अगली सुनवाई अब 16 जनवरी को होगी। ईडी के एक्टिंग डायरेक्टर राहुल नवीन ने आज कोलकाता में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक के दौरान उन्होंने बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि डरिए मत, निडर होकर जांच कीजिए। सूत्रों के मुताबिक ईडी डायरेक्टर ने अधिकारियों से एनआईए के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा ताकि ईडी की टीम पर हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख के सीमा पार संबंधों की जांच की जा सके। इंडियन आर्मी ने राजस्थान के मरुस्थल में चल रहे युद्धाभ्यास का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत के जाबाज अपना दमखम दिखाते नजर आए। डेजर्ट साइक्लोन नाम के इस युद्धाभ्यास में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के जवान भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास भारत और यूएई के सैन्य संबंधों को नई मजबूती दे सकता है। इस युद्धाभ्यास में भारत के 45 जवान शामिल हैं और यूएई के जवानों को अपनी युद्ध नीति का कौशल दिखा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि एक महिला ने रील बनाने से रोके जाने पर अपने पति की हत्या कर दी बॉस। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक था। इसी दौरान उसे एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया, फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का आज राष्ट्रपति ने खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। उन्हें क्रिकेटर मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, जबकि बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को खेल रत्न से सम्मानित किया गया। पाठशाला में अगली क्लास, इंडी गठबंधन की बात। यूपी में अखिलेश राहुल सब मिल जाएं तो भी नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आनी पक्की। इंडी गठबंधन यूपी में किसको कितनी सीट मिलना तय कर रहा है, यूपी में क्या खेल होगा, वहां क्या माहौल होगा, आज इसके बारे में पहले बात करते हैं। इंडी गठबंधन के नेता इस वक्त इस माथापच्ची में लगे हैं कि दिल्ली में कैसे गठबंधन होगा, पंजाब में कैसे गठबंधन होगा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में क्या होगा। लेकिन इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी टेंशन तो यूपी में है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी, और वहां मोदी योगी की सुपरहिट जोड़ी चल रही है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जोड़ी यानी अपना गठबंधन बनाना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि गठबंधन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि कभी अखिलेश रूठते हैं,
कभी कांग्रेस नाराज हो जाती है, कभी मायावती को गठबंधन में लाने की बातें होने लगती हैं। मायावती कहती है मैं आऊंगी नहीं, कभी कहा जाता है मायावती से बात हो रही है। कुल मिलाकर विपक्ष में कंफ्यूजन की स्थिति यूपी के अंदर भी, और यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इन्हें भी पता है कि अगर पूरा विपक्ष एक साथ आ भी गया तो जीत की कोई गारंटी नहीं। और ये नंबर कह रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा नंबर। लेकिन पहले यह देखिए कि कैसे मायावती को इंडी गठबंधन में लाने को लेकर अलग अलग बातें चल रही। क्योंकि आप देखिए, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि इंडी गठबंधन में मायावती को शामिल किया जाए। कुछ दिन पहले तक उनका यही हाल था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का भी मूड बदल गया। उनको समझ में आ रहा है कि भाई हमसे और कांग्रेस से मिलकर नहीं होगा, लग रहा है मायावती की जरूरत पड़ेगी। कल तक जिन अखिलेश यादव को मायावती पर भरोसा नहीं था, उन्हें अब मायावती के साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के साथ बैठक में अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन में मायावती के साथ आने के संकेत दिए हैं। ऐसा दावा है कि अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से कहा है कि कांग्रेस बीएसपी से बात कर रही है। बैठक में इंडी गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की बात पर अखिलेश ने किसी तरफ की कोई आपत्ति नहीं जताई। अखिलेश यादव ने अपने विधायकों से कहा कि मायावती सीनियर नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो मायावती पर सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी के बाकी नेता भी मायावती का सम्मान करें। यूपी को लेकर पिछले 2-3 दिन की हलचल को अगर आप देखेंगे तो यह पता चलता है कि यूपी कांग्रेस चाहती है कि इंडी गठबंधन के लिए मायावती से संपर्क किया जाए। लेकिन अखिलेश यादव अब तक नहीं चाहते थे कि मायावती इंडी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि मायावती से गठबंधन का पिछले चुनाव का सबक अच्छा नहीं रहा। हालांकि यूपी कांग्रेस के नेताओं का दावा कि इंडी गठबंधन मायावती की पार्टी बीएसपी के संपर्क में। उधर अखिलेश यादव ने मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करने के सवाल पर कह दिया था कि गठबंधन करेंगे तो चुनाव के बाद की गारंटी कौन लेगा। अभी कुछ दिन पहले यह बोले थे। सुनिए एक बार अखिलेश यादव ने मायावती पर क्या कहा है। तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल होंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? लेकिन अब अखिलेश दूसरी बातें करने लगे। कल तक तो इनको भरोसा नहीं था ना मायावती पर, लेकिन आप सूत्र कह रहे हैं कि भैया बात हो रही है कि ठीक है कांग्रेस बात कर रही है तो चला जाएगा। मायावती के इंडी गठबंधन में आने पर अब अखिलेश को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा सूत्र दावा कर। अब मायावती को लेकर इंडी गठबंधन में इस तरह की हाँ ना चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन मायावती को लेकर टकराव हो रहा है वो पहले दिन से इंडी गठबंधन को कोस रही हैं। मायावती तो पहले ही इंडी गठबंधन को रिजेक्ट कर चुकी है। ये लोग अपनी मर्जी से प्लान बना रहे हैं। वो दोस्त में नहीं होता है कि हम चलेंगे, चुन्नू चलेगा, मुन्नू चलेगा और राहुल को ले लेंगे। राहुल जाएगा कि नहीं इसका कोई सर। राहुल कह रहा हमको जाना नहीं भैया, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, तुम लोग फेल होते हो, हमको तुम्हारे साथ जाना ही नहीं है, दोस्ती ही नहीं करनी है। राहुल क्या करे उससे कोई मतलब नहीं है। चुन्नू मुन्नू सब तैयार हो गए कि नहीं हम चलेंगे, राहुल का टिकट कटा लो। मायावती को लेकर इंडी गठबंधन में दुविधा चल रही है, मायावती खुद आने को तैयार। दरअसल ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि यूपी में सीट शेयरिंग से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। जो मैंने आपको बताया था ना, ये सब एक दूसरे पर प्रेशर बना रहे हैं। कांग्रेस और अखिलेश यादव आमने सामने हैं क्योंकि अखिलेश यूपी में अपनी शर्तों पर इंडी गठबंधन चाहते हैं और इसमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। इसलिए कांग्रेस अब मायावती की बात बार बार लेकर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 80 में से कम 65 सीट पर अपना दावा ठोकेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वो जयंत चौधरी को 8 सीट देंगे, तो 65 उनका हो गया, 8 जयंत चौधरी का हो गया, तो बची 7 सीट। अखिलेश यादव तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर के लिए भी सीट छोड़ने को तैयार है। तो कांग्रेस क्या करेगी? फिर झुंझुना बजाएगी। इस सूरत में कांग्रेस के लिए सिर्फ 8 या उससे भी कम सीटें बचती हैं, लेकिन कांग्रेस इतने कम पर मानेगी नहीं। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 15 सीटें चाहती है, कहा जा रहा है। क्योंकि यूपी से सीट आपको आएगी नहीं तो आप कैसे प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोकिएगा? आज दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक भी हुई। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी रही। इसी तरह से 12 जनवरी को फिर से बैठक की जाएगी। हालांकि बैठक में फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया। रामगोपाल यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी ही सहमति बन जाएगी। यूपी में अभी इंडी गठबंधन की यह प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को रोकना है, लेकिन आंकड़े यह बताते हैं कि इंडी गठबंधन यूपी जीत पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है अगर सब साथ भी आ गए। और मैं आपको यह उदाहरण से बताता हूं, आंकड़े बताता हूं कि यूपी में सब साथ भी आ गए
तो कैसे नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाएंगे? इसके लिए आपको 2019 का लोकसभा चुनाव देखना होगा। तब क्या हुआ था? अगर आप यूपी के लिए देखेंगे, और ये आपको वोट शेयर दिखा रहा हूं, वोट प्रतिशत, एनडीए का वोट शेयर कितना था, यानी बीजेपी प्लस सहयोगी, 51.19% बॉस। 50% से ज्यादा वोट शेयर लेकर बैठे हैं ये यूपी में। तो सब मिला लोगे तो भी 50% से ऊपर थोड़ी जाओगे। और इस 51% में भी अगर आप सिर्फ बीजेपी का वोट शेयर देखेंगे तो वो है 49.98%, यानी ऑलमोस्ट 50%। यूपी में 50% वोट शेयर 2019 में आया नरेंद्र मोदी के नाम पे बॉस। और अभी तो राम मंदिर बन रहा है, ये 50% कहां जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं हम आएंगे, एक काम करो, उसको भी बुला लो, इसको भी बुला लो। जब पिछला चुनाव था, राम मंदिर नहीं था, तब यूपी में जो महागठबंधन था उसका हाल क्या था? अगर आप देखिएगा, बीएसपी को कितना वोट शेयर आया था? 19.43%। समाजवादी पार्टी को आया था 18.11%। मिलके लड़ रहे थे ये लोग। आरएलडी को आया था करीब 1.69%। और जो कांग्रेस वो अलग लड़ी थी, इन तीनों को मिला दीजिए तो कितना बैठता है? 39.23%। ये महागठबंधन का हाल था। कांग्रेस अलग लड़ रही थी 2019 में, तब कांग्रेस को कितना वोट आया था? 6.36%। अब अगर इन दोनों को भी मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, इसको मिलाइए प्लस इसको पूरा को मिला दीजिए, तो कितना आंकड़ा बैठता है? 45.59%। तो बॉस पूरी दुनिया, पूरा जमात मिला लिए तब भी आप 45% पे हैं। ये भाई लोग बीजेपी अकेले 50% पे बैठी हुई है। और अभी राम मंदिर की बात ही नहीं हुई है इस आंकड़े में। कैसे हराइएगा बॉस नरेंद्र मोदी को? अगर सीटों के हिसाब से यूपी का गणित भी देखिएगा तो 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी में 64 सीटें जीती और इसमें 62 अकेले बीजेपी के नाम पे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ मिलकर लड़े, लेकिन सिर्फ 15 सीट जीत पाए। आरएलडी को तो एक भी सीट नहीं आई। अगर 2019 में कांग्रेस भी सपा और बसपा के साथ लड़ती तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल 8 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी की जीत का मार्जिन कांग्रेस के वोट शेयर से कम था। यानी इसका मतलब यह है कि सिर्फ 8 सीटें ऐसी थी जिस पर सपा बसपा के साथ अगर कांग्रेस मिल जाती तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी होती। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 2019 में सपा बसपा कांग्रेस सबको जोड़ दीजिए तो भी 23 ही सीट बनती, जो 80 सीटों के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कि नहीं, हमको इतना, मारा पीटी चल रही। इतना ही नहीं, अगर 2019 में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन आप देखिएगा, आप देखिए बीजेपी का 2019 में प्रदर्शन क्या था। कैसे ये लोग हराने का सोच रहे हैं, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है, प्रयास तो करना ही चाहिए, क्या कीजिएगा। 59 सीट ऐसी जीती थी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 45% प्लस वोट था बीजेपी का। 59 सीट जहां 45% से ज्यादा वोट, और 61 सीटें ऐसी थी, अगर आप इसमें जोड़ दें एनडीए को भी, जहां एनडीए को 45% से 45% प्लस वोट था। 45% प्लस। अब इसमें 2, 4, 5% भी राम मंदिर के नाम पर जुड़ेगा तो 50% तो ऐसे ही पार है। फिर जो निर्दलीय लड़ते हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, ओवैसी साहब की पार्टी है, ये लोग भी तो वोट पाएंगे। एक तरफ इंडी गठबंधन के सामने ये दिक्कत है कि सीट शेयरिंग कैसे हो, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में भी फंसे हुए हैं, जिससे गठबंधन की साख पर बार बार सवाल उठते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल एक साथ कई मामलों में फंसे हुए हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। उनके शीश महल के निर्माण के दौरान जो घपले के आरोप लगे, उसमें अलग सीबीआई जांच चल रही। केजरीवाल पर बीजेपी ने अब नए आरोप लगा दिए। अब अरविंद केजरीवाल एक नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। बीजेपी ने एक आरटीआई के जरिए यह दावा किया है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का ये शीश महल बना, सरकारी आवास, उसमें छोटे मोटे कामों पर 1-2 करोड़ नहीं, 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 29 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास पर इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लंबिंग,
सीवेज मतलब नाली वाली का काम और लकड़ी के काम पर 29 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बॉस। ये आरटीआई के हवाले से बीजेपी दावा कर रही है। 29 करोड़ रुपए का कौन सा तार लग जाता है बिजली का भाई? 29 करोड़ रुपए में कौन सी नाली बनती है भाई? कौन सा लकड़ी का काम होता है? 29 करोड़। यह रकम 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 के बीच खर्च की गई, यह आरटीआई में दावा है। बीजेपी ने केजरीवाल पर जो नए आरोप लगाए हैं वो एक आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस की आरटीआई के आधार पर लगाए। इस आरटीआई की एक कॉपी हमारे पास भी है। इस आरटीआई में दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने खुद यह जानकारी दी है कि अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास यानी शीश महल में छोटे मोटे कामों पर 29 करोड़ 56,35,074 रुपए खर्च हुए हैं। अलग अलग कामों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा मिला उसकी डिटेल भी आरटीआई में। आरटीआई के मुताबिक ठेकेदार मुंजरीन अहमद को 21,89,000 रुपए की पेमेंट, ठेकेदार मोहम्मद अरशद को 17,21,000 रुपए की पेमेंट, एमए बिल्डर्स को 8,70,000 रुपए के ठेके दिए गए और एके बिल्डर्स को 29 करोड़ 8 लाख रुपए के ठेके दिए गए। अब अरविंद केजरीवाल ने तो अपना शीश महल बनवा लिया। 8-8 लाख के पर्दे लग गए, मॉड्यूलर किचन महंगा, मार्बल महंगे से महंगा टीवी लग गया। अब लोग पूछ रहे हैं कि नाली बनाने में भी क्या 29 करोड़ बह गया क्या? अब क्या जवाब आएगा भगवान जाने, जवाब तो देते नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हुआ। वहां तो मंत्रियों के बंगलों से लाखों रुपए का सामान चोरी हो गया, आरोप लग रहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई नवेली सरकार बनी। नई सरकार के नए मंत्री जब अपने बंगले में गए तो उनके होश उड़ गए कि बॉस एसी ही गायब है, क्योंकि मंत्रियों के सरकारी बंगले में ना एसी था, ना एलईडी टीवी थी। मॉड्यूलर किचन में जो पत्थर लगे होते हैं उन्हें तक उखाड़ लिया गया। आपको याद होगा यूपी में एक टोटी कांड हुआ था। कहा गया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री आवास में गए तो देखे टोटी नहीं थी वहां। अब यहां छत्तीसगढ़ में जब मंत्री लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम गए घर के अंदर देख रहे हैं एसी ही नहीं है बॉस, वहां पर एलईडी नहीं है, स्लैब टूटा हुआ है, इसके अलावा कई सजावटी सामान और कुछ फर्नीचर गायब होने का आरोप है। इसी तरह महंगी इलेक्ट्रॉनिक लाइट तक गायब है कहा जा रहा है, बाथरूम से आईना तक गायब है, यह भी आरोप लग रहा है। मतलब अलग लेवल की चीजें चल रही हैं। आपको छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बंगले की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले इस रूम को देखिए, इसमें एसी की जगह पर ये देखिए एलईडी की, ये देखिए पहले देखिए एसी, एसी के पीछे जो एरिया रहता है वो बना हुआ है। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि एसी गायब है। ये एसी कहां चल गया जी? एसी के ठीक नीचे टीवी पैनल था, अब वो टीवी पैनल है लेकिन टीवी गायब है, तार लटका हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं मेरा टीवी कौन ले गया? इसी तरह बंगले के बाथरूम का सामान भी गायब है। मंत्री जी कह रहे हैं कोई उखाड़ के ले, ये देखिए कोई उखाड़ के ले गया, कमोड ले गया बॉस। मंत्री जी कह रहे हैं कमोड ले गया, अब मैं कहां जाऊंगा? कमोड कौन ले? यूपी का टोटी कांड, छत्तीसगढ़ का कमोड कांड, क्या ही चल रहा है बॉस इस देश में। यह बंगला छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अलॉट हुआ है। वह जब बंगले के निरीक्षण करने के लिए गए तो हैरान रह गए। बंगला कुछ दिन पहले ही कांग्रेस सरकार में शिव डहरिया ने खाली किया था। अब बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बंगले में जमकर लूट खसोट हुई है, जिसकी जांच करवाई जाएगी। जितना सामान गायब हुआ है उसकी रिकवरी कराई जाएगी, जरूरत पड़ी तो कुर्की करवा देगी। पुलिस से भी शिकायत की गई है। उधर बंगला खाली करने वाले कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने का कहना है कि वो सारे विभागों से एनओसी लेकर ही बंगले से निकले हैं। उन्होंने बंगले से सिर्फ वही सामान लिया है जो उन्होंने लगवाया था। तो उनका अपना हिसाब है, बीजेपी अलग आरोप लगा रही है। लेकिन जो हो रहा है वो देख के पब्लिक माथा पीट रही है। चल क्या रहा है? अब ऐसे नेताओं और ऐसी पॉलिटिक्स का तो राम मालिक है, लेकिन जब राम की बात हो ही रही है तो प्रभु श्री राम का चैप्टर। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और राम मंदिर को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर दिया। स्वर्ण द्वार, 5 केजी की अखंड ज्योत, 7 केजी का हलवा, राम मंदिर की भव्य तैयारी और अयोध्या की वो शहीद गली जिसे देखकर कलेजा फट पड़ेगा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन को अब 2 हफ्ते से भी कम समय रह गया है। 22 जनवरी को कई वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम एक बार फिर टेंट से भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में विराजे। भगवान राम के लिए स्वागत के लिए अयोध्या की गलियां भगवान राम के स्वागत में सजकर तैयार है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में।
रात की रोशनी में भव्य राम मंदिर की छटा देखते बन रही है। क्या शानदार लग रहा है, पूरी अयोध्या ऐसा लग रहा है कि सच में प्रभु श्री राम, ऐसा लग रहा है वनवास के बाद लौट रहा है। आज पाठशाला में राम मंदिर को लेकर देश भर में किस तरह का उत्साह है, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखाऊं। उससे पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के स्वर्ण द्वार की तस्वीरें देखी। राम मंदिर में आज पहला दरवाजा लगाया गया है। भगवान राम के दरबार में लगा यह दरवाजा सोने से तैयार किया गया है। राम मंदिर के पहले दरवाजे की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें दरवाजे के पल्ले में 2 हाथियों की तस्वीर नजर आ रही है जो स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। दरवाजे के ऊपरी हिस्से में महल जैसी आकृति बनी हुई है जिसमें 2 सेवादार हाथ जोड़े हुए खड़े दिख रहे हैं। दरवाजे के निचले हिस्से में सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में इसी तरह से सोने के 13 और दरवाजे राम मंदिर में लगाए जाने वाले हैं। तो ये पहली तस्वीर, जो पहला दरवाजा लगा है उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पूरा सोने से बना हुआ यह दरवाजा है। एक तरफ राम मंदिर में सोने का दरवाजा लग चुका है, दूसरी तरफ आज राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की गई है। गर्भगृह में जिस जगह पर पूजा की गई उसी जगह प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। एक बार दिखाइए जरा पूजा की तस्वीर। उधर आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखने के लिए अयोध्या पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को देखने से पहले सीएम योगी ने राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर रामलला की पूजा की और भगवान राम का आशीर्वाद लिया कि भैया प्रभु श्री राम जी, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए, ये आशीर्वाद। इससे पहले अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सफल होने का आशीर्वाद लिया। रामलला और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का दौरा किया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को देखा, फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। अयोध्या दौरे के बाद सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी के लिए बड़ा ऐलान किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा, यह ऐलान किया योगी आदित्यनाथ। और इस दिन यूपी के स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को यूपी में सभी सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को यूपी में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है, यानी इस दिन पूरे राज्य में शराब की बिक्री नहीं होगी और शराब की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। यानी सब घर में रहिए, आसपास के मंदिर में रहिए, पूजा पाठ कीजिए और प्रभु श्री राम का ये जो उत्सव है इसको मनाइए। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भक्तों में भी गजब का उत्साह है। रोज ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो दिखाने का मन करता है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त किसी ना किसी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक राम भक्त ने प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए एक अखंड ज्योति भेंट में दी। इस अखंड ज्योति को जयपुर और उदयपुर के कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इस अखंड ज्योति की खासियत यह है कि इसके ऊपरी हिस्से में मंदिर का कलश भी बना हुआ है। अखंड ज्योति को चांदी से तैयार किया गया है, जिसका वजन करीब 5 किलो है और इसे तैयार करने में करीब 5 लाख रुपए का खर्चा है। तो ये जो आप अखंड ज्योति देख रहे हैं, ये 5 लाख रुपए की अखंड ज्योति है। इस अखंड ज्योति दीपक को एक बार में अगर आप जलाइएगा तो 72 घंटे तक ये जलती रह सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दीपक से निकलने वाला धुआं अखंड ज्योति के अंदर ही रहेगा और मंदिर में लगे मार्बल को धुएं नुकसान नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस अखंड ज्योति को रामलला के पास ही स्थापित किया जाएगा। की विशेषता ये है, इसके ऊपर ये मंदिर का कलश बना है, यही इसकी विशेषता है और ये मंदिर में रखे जाने के लिए योग्य है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी वो 7 दिन की होगी, वो इसी में घी डालकर दीपक जलता है अखंड और बाद में ये भगवान के सामने रखा जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात से राम भक्तों ने विशाल अगरबत्ती भी भेजी। इस अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है, जिसे वडोदरा से अयोध्या पहुंचाने के लिए खास ट्रक डिजाइन किया है। अगरबत्ती को लेकर यह ट्रक जहां से भी गुजर रहा है, इसका जोरदार स्वागत हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में रामलला के लिए आ रही अगरबत्ती की झलक पाने और उसे छूने के लिए ट्रक के पीछे लोग दौड़ते हुए नजर आए।
6 महीने में तैयार की गई इस अगरबत्ती का वजन करीब 3500 किलो है और इसकी चौड़ाई करीब 3.5 फीट है। कहा जा रहा है कि अगरबत्ती करीब 1.5 महीने तक जलती रहेगी और करीब 50 किलोमीटर के दायरे में इसकी खुशबू फैलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, अब उसकी तस्वीर आ गई कि यह अयोध्या पहुंच रही है। मतलब एक बार ये अगरबत्ती जल गई तो भर अयोध्या महकेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद श्रद्धालुओं को भगवान राम का प्रसाद बांटने के लिए भी खास इंतजाम किया जा रहा है। भगवान राम का प्रसाद पाने का तैयार करने के लिए नागपुर से एक विशाल कढ़ाई अयोध्या भेजी जा रही है। कढ़ाई इतनी बड़ी है कि उसे उठाने के लिए क्रेन की मदद लग रही है। देखिए, इतनी बड़ी कढ़ाई है प्रसाद बनाने की। 12,000 लीटर की क्षमता वाली इस कढ़ाई में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 7,000 किलो हलवा तैयार किया जाएगा। 7,000 किलो, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। इतना हलवा बने। भगवान राम के लिए प्रसाद तैयार करने का सौभाग्य नागपुर के शेफ विष्णु मनोहर जी को मिला है। प्रसाद तैयार करने को लेकर उनकी क्या तैयारी है, एक बार विष्णु जी से पूछूं। ये जो प्रसाद है तो रामलल्ला के नाम से ही जाएगा। 500 साल बाद रामलल्ला अपने घर में जाएंगे, इससे बड़ी खुशी की चीज क्या हो सकती। और इसके लिए नागपुर से ये कढ़ाई जाएगी और कढ़ाई में हम सूजी का हलवा बनाएंगे, जिसे हम राम हलवा कहेंगे या सूजी हलवा कहेंगे या राम के प्रसाद का हलवा कहेंगे। और ये तकरीबन 7,000 किलो बनाने का मानस है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बट वो न्यास के नाम से हम करने वाले हैं। हमारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड इसमें हम दर्ज नहीं करेंगे। सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से राम मंदिर में सहयोग कर रहे हैं। जिससे जितना बन पड़ा उसने मंदिर बनवाने में मदद की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर के लिए आम लोगों से इतना दान मिला जिसका अंदाजा तक नहीं। अयोध्या में राम मंदिर की पहली मंजिल का निर्माण तो दान में मिले रुपयों के ब्याज से ही हो गया है बॉस। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ लोगों से 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे करीब 4 गुना ज्यादा यानी 3200 करोड़ रुपए का दान आ चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट ने दान में मिले इस रकम की बैंक में एफडी करवा दी, जिससे मिलने वाले ब्याज से ही राम मंदिर का अब तक का निर्माण हुआ है। तो जो लोग छाती पीट रहे हैं कि अरे भैया देखिए कैसी नॉन सेक्युलर सरकार है, देश का पैसा राम मंदिर में लग गया, इससे तो हॉस्पिटल बनता, इससे स्कूल बनता। बॉस, ये राम भक्तों के पैसे से बना राम मंदिर। उनके दान से जो पैसा आया वो बैंक में गया, एफडी हुआ और उसके ब्याज से इतना सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए ज्ञान अपने पास रखिए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, इसकी एक गजब तस्वीर भी देखिए। राजस्थान के कोटपुतली से 10 साल का राम भक्त हिमांशु सैनी स्केटिंग करता हुआ अयोध्या के लिए निकल पड़ा है। हिमांशु अपने पिता और उनके दोस्त के साथ अयोध्या के लिए निकला है। हाथ में सनातन का झंडा थामे हिमांशु को उम्मीद है कि वो करीब 700 किलोमीटर का सफर स्केटिंग करते हुए 9 दिन में पूरा कर लेगा। स्केटिंग करते हुए आ रहा है ये 10 साल का लड़का। राम भक्ति की एक और तस्वीर देखिए। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था तो भरत ने भगवान राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का राजपाट चलाया था। और अब जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो राम की भक्ति में डूबे तेलंगाना के साधु अयोध्या से भगवान राम के नाम की चरण पादुका को राम मंदिर से स्पर्श करा अपने साथ ले जा रहे हैं। ये लोग सिर पर चरण पादुका रखकर तेलंगाना की पैदल यात्रा पर निकले हैं। मतलब अयोध्या से तेलंगाना पैदल जाएंगे। इन साधु संतों का कहना है कि वो इन चरण पादुकाओं को तेलंगाना पहुंचाकर एक मंदिर में स्थापित करेंगे और पूरी श्रद्धा से इन चरण पादुकाओं की पूजा करेंगे। गजब सेंटिमेंट चल रहा है बॉस। भोपाल से आई एक तस्वीर देख लीजिए। भोपाल में एक परिवार पूरी श्रद्धा के साथ दिए तैयार करने में जुट गया। इस परिवार ने संकल्प लिया है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आस पड़ोस के 2000 घरों 10,000 राम की ज्योति जलवाएंगे। तो खुद दिया बना रहे हैं और सब पे राम राम लिख रहे हैं। परिवार के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी राम का नाम लेकर दिए बनाने में जुटे हुए हैं, जिन पर भगवान राम का नाम लिखा जा रहा है। देखिए, बाहर परिवार लग गया भाई, दिया बना रहा है। देश भर में राम भक्ति का ऐसा माहौल बन चुका है कि हर धर्म के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। यूपी के अमरोहा में मुस्लिम कारीगर राम के नाम की टोपी तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये कारीगर दिन रात एक एक करके जय श्री राम लिखी टोपी तैयार कर रहे हैं। अमरोहा को बेग का जो बेग परिवार है उसको राम नाम की लिखी करीब 40,000 टोपियां तैयार करने का काम मिला है।
इन टोपियों को अयोध्या भेजा जाएगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन श्रद्धालु इन टोपियों को पहने। राम के नाम की टोपी तैयार करने में जुटे नसीम बेग को एक बार सुनिए। और एक रोजी मिली है 1 महीने के लिए। वैसे और काम चल रहा है, जो होली वगैरह का टोपी बना रहे हैं। ये जो है इसके काम के मिलने से बहुत खुशी हुई है। जय श्री राम की टोपी है, अयोध्या जाएगी, जय श्री राम जी के मंदिर पे जाएगी। हम भी खुश हैं और इसको हम बना रहे हैं। पाठशाला में हमने आपको राम भक्त शबनम शेख से भी मिलवाया था, जो मुंबई से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकली। आज एक और शबनम से मिली, जो दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली और करीब 700 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भगवान राम के मंदिर के दर्शन करना चाहती। हाथ में भगवा ध्वज लेकर शबनम बदायूं पहुंच चुकी है। आप सुनिए अपनी अयोध्या यात्रा पर सनातन का झंडा बुलंद कर रही शबनम खान क्या कह रही। एक दिन मैं सो रही थी तो मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तब आप लड़ती थी मेरे लिए कि नहीं, भारत में मंदिर के लिए लड़ाई क्यों, हमें तो मंदिर वैसे ही मिल जाना चाहिए। फिर भी हमने कानूनन तरीके से लिया अपने मंदिर को। फिर प्रभु श्री राम ने कहा आप आइए अयोध्या, लेकिन पैदल आइए। बस मैंने बोरिया बिस्तर उठाया और निकल पड़ी हूँ प्रभु श्री राम की शरण में। जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, जैसा आपने भी कहा, पूरा भारत राममय हो रखा है, तो शबनम खान क्यों नहीं। इसी तरह वाराणसी से भी नाजनीन अंसारी की अगुवाई में राम ज्योति यात्रा अयोध्या के लिए निकली है। यात्रा में शामिल लोग अयोध्या से राम ज्योति लेकर वाराणसी लौटे। इस राम ज्योति से मुस्लिम परिवारों के घरों को रोशन करने की तैयारी की जा रही है। सुनिए इस यात्रा में शामिल लोगों का क्या कहना है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है और राम ज्योति वहाँ से लेकर के आएंगे। यहाँ पर घर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी और हम लोग जो नफरत रूपी अंधकार फैला हुआ है समाज में, लोगों के दिलों में नफरत फैली हुई है, उस नफरत रूपी अंधकार को राम ज्योति से प्रकाशित करेंगे, उस नफरत रूपी अंधकार को मिटाएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये किसी भी प्रकार से हम अपने पूर्वजों से अलग नहीं हो सकते। हम चाहे अपना धर्म बदल लें, जाति बदल लें, मजहब बदल लें, भारत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके पूर्वज हिंदू ही थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण ही है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से नहीं मुकर सकता। इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बन रहा है, इसलिए हम राम ज्योति यात्रा वहाँ लेकर के जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के घर से राम ज्योति लेकर के आएंगे और प्रत्येक मुसलमान भाइयों के घर में भी उस ज्योति को देंगे। इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि हमारे आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हम सबके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को भी जाति धर्म के उस पर नहीं बांधा और हम लोग जो भी हैं, भारत का जो भी मुसलमान है, सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं और प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज हैं। तो मुसलमान खुल के कह रहे हैं कि हम प्रभु श्री राम के पूर्वज हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य प्रभु श्री राम हमारे पूर्वज। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर उत्सव का माहौल बन चुका है। ऐसे में राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले कार सेवकों को याद करना भी जरूरी है। 30 अक्टूबर 1990 के दिन अयोध्या में कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हुई। अयोध्या में जिस जगह पर कार सेवकों पर फायरिंग हुई उसे शहीद गली के नाम से जाना जाता है। ये वो शहीद गली है जिसे आप देख रहे हैं। इसी गली में सोचिए, इतनी संकरी गली में बेचारे कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी। कार सेवकों पर हुई फायरिंग में कार सेवक संतोष दुबे और रविशंकर पांडे को भी गोली लगी थी। फायरिंग की इस घटना पर आंखों देखी एक रिपोर्ट देखिए आप और इमेजिन कीजिए क्या बीती होगी उन कार सेवकों पर। इतनी संकरी गली में भागने की भी जगह नहीं और उन पर गोली चल रही। शहीद गली से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले वो तारीख जब फायरिंग हुई थी, क्या हुआ था इस गली में, शहीद गली के नाम से इस गली को जानते हैं। पीछे लाल कोठी है। हम शुरू करते हैं वहां से जहां पर आपको गोली लगी थी। किस जगह पर आप गिरे थे? हाँ, ये गोली यहाँ लगी थी हमको और यहाँ शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी दोनों भाई यहाँ पड़े थे। कहाँ? यहाँ पर? हाँ, इसी जगह पर हम वहाँ थे उस समय। उनको बचाने के लिए दौड़े तो महेंद्र अरोड़ा जी को गोली लगी थी। कहाँ पर? यहाँ पर इस जगह महेंद्र अरोड़ा जी वो राजस्थान जयपुर के थे। इस जगह उनको गोली लगी थी। तो तभी वो जब वो गिर गए, उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ के कहा चलाओ गोली, हम मौत से नहीं डरते हैं, हम राम काज करने आए हैं।
तो उनको गोली लगी। उसके पहले हम लोग यहाँ रामधुन में बैठे ही थे सभी लोग, तो राजेंद्र धरिकार को सबसे पहले गोली लगी, जो उस कुएं में जाकर गिर गया। अच्छा, मैं वहां पर चलता हूं, लेकिन ये बताइए कि ये पूरी गली जो है, यहाँ पर कार सेवक मौजूद थे, कितने लोगों की भीड़ रही होगी उस दौरान? उसमें 2,500 से 3,000 लोग थे टोटल इस गली में जी। सोचिए क्या दौर रहा हो, 2,500 से 3,000 कार सेवक और उन पर फायरिंग, ऐसी पतली सी छोटी सी गली के अंदर। क्या नहीं हुआ है इस देश में। और उसके बाद लोग सेक्युलरिज्म का ज्ञान देते हैं और पूछते हैं कि राम मंदिर बन रहा है तो क्यों हिंदू जो है वो खुश है। इतने के बावजूद भी ये सवाल पूछने का साहस लाते हैं लोग। अभी भी थोड़ी शर्म तो होगी अंदर। खैर, जाने दीजिए।